हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम हमने एमकॉम का पढ़ा था एडम स्मिथ के बारे में, एडम स्मिथ की थियरी पढ़ी हुई थी और मैंने आपको बोला था कि अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिचार्डियन थियरी बताऊंगी, रिचार्डियन थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आज मैंने उसी के ऊपर वीडियो बनाई है। देखते हैं रिचार्डियन थियरी में हम लोग का क्या क्या आता है। ओके, रिचार्डियन थियरी का हम लोग का मेन कंसेप्ट यही है ओवरऑल कि जो रिचार्डियन थे, इकोनॉमिस्ट रिचार्डियन थे, वो ये बिलीव करते थे कि एग्रीकल्चर जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब हम लोग अगर किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहा, ना टेक्नोलॉजी के ऊपर, ना मॉडर्न कंसेप्ट के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, सिर्फ हम लोग अगर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहे तो उससे हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। बट इस कंसेप्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से इनका कंसेप्ट काफ़ी आगे नहीं बढ़ा। देखते हैं हम लोग इसके अंदर क्या क्या है। रिचार्डियो ने एडम स्मिथ का थियरी आगे बढ़ाया, सिर्फ उन्होंने इसमें 3 डिवीजन कर दिए जो कि है कैपिटलिस्ट, लेबर और लैंडलॉर्ड। कैपिटलिस्ट जो प्रॉफिट कमा के अपना पैसा किसी में लगाता है, किसी कंपनी में या किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करता है। लेबरर जो उसके अंदर काम करता है। और तीसरा हम लोग का है लैंडलॉर्ड जो अपनी ज़मीन कैपिटलिस्ट को देता है और उसके बदले में वो रेंट लेता है। ओके, तो ये 3 चीज़ यानी प्रॉफिट, वेज और रेंट, ये 3 चीज़ों को रिचार्डियन ने एक साथ बनाया है और इनको मिला के उन्होंने एक थियरी बनाई है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिचार्डियन के एजम्पशन क्या है थियरी का। सबसे पहले पूरा लैंड जो है वो फूड ग्रेन्स के लिए ही यूज़ होगा, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ही वहाँ पे होगा, भले वो लैंड कल्टीवेट हो या नॉन कल्टीवेट हो, लेकिन उसका जो भी प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन्स के लिए होगा। सेकेंड, सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स ऑन लैंड। लैंड का सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है और वो डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ एक्सेप्ट करना चाहिए। थर्ड, फूड ग्रेन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होना चाहिए। फोर्थ, लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट एंड कैपिटल इंक्लूड्स वेरिएबल कैपिटल। लेबर और कैपिटल जो है वो दोनों वेरिएबल इनपुट है और कैपिटल में जो है वेरिएबल कैपिटल भी आता है। कैपिटल होमोजीनियस होना चाहिए। देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं आना चाहिए, तो ही हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट आगे बढ़ेगा। फिर ऑल वर्कर्स आर पेड सब्सिस्टेंट वेज एंड द सप्लाई प्राइस ऑफ द लेबर इज गिवन एंड कांस्टेंट। सभी लेबर को उनके काम के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए और लेबर का सप्लाई जो है कंटिन्यूस रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एथ, द डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स अपॉन कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन रिजल्ट फ्रॉम प्रॉफिट। लेबर का डिमांड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, जितना कैपिटलिस्ट ने कैपिटल बनाया होगा। कैपिटलिस्ट ने कैपिटल कहाँ से बनाया, तो जितना उसको प्रॉफिट हुआ वो, यानी ये तीनों चंद जो है वो एक दूसरे से रिलेट है। 9th, बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस ऑफ द लेबर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। और 10th, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स इन द इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में एकदम परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, तो ही इनकी थियरी हमको काम आएगी। ओके, अब इनका मेन इम्पॉर्टेंट जो था, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। रिचार्डियो ये मानते थे कि हम लोग का कोई भी सेक्टर हो, हमारी कोई भी इकोनॉमी हो, अगर उसमें कोई भी मेन कंसेप्ट है जिसके ऊपर पूरा इकोनॉमी चल रहा है तो वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से ही हम लोग को रॉ मटेरियल मिलते हैं, एग्रीकल्चर से ही हम लोग को इंडस्ट्रियल गुड मिलती है, एग्रीकल्चर से ही हम लोग को फूड ग्रेन्स मिलता है यानी खाने पीने की चीज़ें मिलती है। तो हर चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर। इसकी वजह से रिचार्डियन ये बोलते हैं कि अगर हमको किसी को डेवलप करना है तो सबसे पहले हम लोग को एग्रीकल्चर को डेवलप करना है और उसी के साथ साथ जो भी लेबरर्स, जो नए लेबरर्स आ रहे हैं या जो पुराने लेबर्स हैं, इन लोग को एग्रीकल्चर में बिजी कर दो ताकि उन लोग उसके अंदर अपना वेज रेट जो है वो कमा सके। ओके, ये आपका दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर उन्होंने बताया 3 ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। रिचार्डियन ने 3 ग्रुप में इसको बांटा है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए उन्होंने 3 ग्रुप बांटे हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग का कैपिटलिस्ट है, सेकेंड हम लोग का लेबरर है और थर्ड हम लोग का लैंडलॉर्ड है। ये तीनों जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी तीनों का कंसेप्ट यही है कि एक दूसरे से जुड़े रहे। ओके, अभी किस तरीके से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले कैपिटलिस्ट क्या करता है, कैपिटलिस्ट वो बंदा रहता है जो किसी में पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है और उसके बदले में उसको जो भी चीज़ मिलती है वो उन लोग को प्रॉफिट माना जाता है। मतलब वो अपना सामान बना के जब बेचेगा तो उसको जो भी एडिशनल पैसे मिलेंगे वो उसका प्रॉफिट रहेगा। अब वो सामान किससे बनाएगा,
लेबरर से, जो हम लोग का सेकंड पॉइंट है। लेबरर कौन है? जो उसके अंदर काम करेगा, अपना जो भी मेहनत है वो वहाँ पे लगाएगा और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? वेज मिलेगा। ओके। थर्ड, लैंडलॉर्ड। अब जब कैपिटलिस्ट पैसे लगाएगा, यानी जिसमें भी वो इन्वेस्ट करेगा, वो मोस्ट प्रोबेबली किस में इन्वेस्ट करता है? तो ज़मीन है। वो ज़मीन पूरा खरीदता नहीं, वो ज़मीन रेंट पे लेता है। तो ये रेंट लेने वाला बंदा कौन रहता है? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड वो पर्सन रहता है जो अपनी ज़मीन कैपिटलिस्ट को कुछ टाइम के लिए देता है ताकि वो उसके अंदर अपना जो भी काम है वो कर सके, और उसके बदले में वो उससे क्या लेता है? रेंट लेता है। तो इस तरीके से ये तीनों चेन जो है वो एक दूसरे से रिलेट है। अब जब भी हम लोग ये रिचार्डियन थियरी पढ़ते हैं तो हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली ये कोशिश करते हैं कि उसका प्रॉफिट किस तरीके से बढ़े। अगर उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, डेफिनेटली उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा तो वेज बढ़ेगा, वेज बढ़ा तो इनडायरेक्टली हम लोग का मार्केट में ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ गई तो फिर क्या हो जाएगा? रेंट भी जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये चेन जो है कभी टूटेगी नहीं, ये कंटिन्यू इस तरीके से चलेगी। ये पॉइंट में हम लोग को ये समझाया गया है। ओके। उसके बाद हम लोग को बोला गया है प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। अब कैपिटल एक्यूमुलेशन किस तरीके से होता है? अकॉर्डिंग टू द रिकार्डो, कैपिटल एक्यूमुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज प्रॉफिट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ वेल्थ विच इज यूज फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. सो द हायर द प्रॉफिट, हायर विल बी द कैपिटल एक्यूमुलेशन. इन द अदर वर्ड्स, extent of profit present the supply side of capital accumulation. Capital accumulation depends upon the capacity to save and propensity to save. The capacity to save is more important in capital accumulation. It is nothing but the surplus out of total output after deducting from it the cost of worker subsistence. The size of this surplus depends upon the rate of profit. Thus, in Ricardian theory, the capitalist, that is the group that gets profit, play an important role in the process of capital accumulation. रिचार्डियन थियरी में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कोई प्ले कर रहा है, अभी भी मैं कब से आपको समझा रही हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी कि अगर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कोई प्ले कर रहा है जिसकी वजह से ये पूरा सर्कल चल रहा है, तो वो हम लोग का है कैपिटलिस्ट. कैपिटलिस्ट को जितना प्रॉफिट होगा, इनडायरेक्टली वो सारे चेन्स को इंक्रीज करने लग जाएगा. ओके. In order to take the production process further, the capitalists take land from the landlord on rent. जब हम लोग को प्रॉफिट और आगे बढ़ाना होगा तो कैपिटलिस्ट सबसे पहले क्या करेगा? लैंडलॉर्ड से एक लैंड खरीद लेगा रेंट पे. द लैंडलॉर्ड आर द ओनर ऑफ द लैंड. लैंडलॉर्ड ओनर है लैंड का. अपार्ट फ्रॉम दैट दे डू नॉट हैव प्ले एनी रोल. उसके अलावा वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा. लैंडलॉर्ड सिर्फ अपनी ज़मीन कैपिटलिस्ट को दे रहा है ताकि वो उसको यूज़ कर सके. एज द ओनर ऑफ द लैंड दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द रेंट. वो ओनर होने की वजह से उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, और वो ज़मीन उसको दे देगा, कैपिटलिस्ट को दे देगा. द कैपिटलिस्ट प्रोवाइड कैपिटल विच इंक्लूड बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कैपिटल. फ्रॉम द टोटल इनकम रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्शन द कैपिटलिस्ट पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड एंड वेजेस टू द लेबर. अब जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया था उसमें से उसने कोई प्रोडक्शन बनाया होगा, उस प्रोडक्शन से जो भी प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट का पहले वो बंटवारा करेगा, यानी जितना रेंट है वो पे कर देगा, जितना वेजेस है वो पे कर देगा. उसके बाद जो पैसे उसके बचेंगे वो उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट. ये आप लोगों ने 11th और 12th में आप अगर अकाउंट वगैरह के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये पता होगा कि हम लोग जब भी प्रॉफिट निकालते हैं तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं. टोटल सेल्स में से हम लोग के पहले एक्सपांस यानी फिक्स्ड एक्सपांस, वेरिएबल एक्सपांस दोनों माइनस किया जाता है. फिर जो डिफरेंस बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो इसी तरीके से इसके अंदर ये कंसेप्ट चल रहा है कि कैपिटलिस्ट जो भी पैसे कमाता है उसके प्रोडक्ट सेल्स करने के बाद, तो उस पैसे में से पहले वो सारे एक्सपांस पे कर देगा, जैसे कि रेंट हो गया, वेज हो गया, वो सब पे कर देगा, और बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. ओके. In Ricardo theory, there is an inverse relation between the wage fund and the share of profit with economic development and population growth. As the price of food, grain and other necessity rise, both the wages and the share of wages rises, which reduce the rate of profit as well as profit share. हाँ, अब हम लोग अगर इसका दूसरा व्यू पॉइंट देखेंगे, ऐसा हो जाएगा कि अगर प्रॉफिट, नॉर्मल कैपिटलिस्ट प्रॉफिट वही कमा रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो पॉपुलेशन चल रहा था वो पॉपुलेशन थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया. पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया? फूड ग्रेन का प्राइस भी बढ़ गया. फूड ग्रेन का प्राइस बढ़ गया तो क्या करेंगे? वेज डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, मतलब लेबरर ज़्यादा डिमांड करेंगे वेज के लिए. अब हम लोग का जो भी प्रॉफिट बच रहा था उस प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत और ज़्यादा हम लोग को वेज के लिए देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट का शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इसको मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ. पहले आपका 10,000 प्रॉफिट आ रहा था, तब आपके एम्प्लॉयज़ जो थे वो 5,000 थे. ओके.
अब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, मतलब 6000 हो गया, वेज रेट भी इंक्रीज हो गया, तो 10,000 की जगह पे हमारा प्रॉफिट, मतलब हम लोग ने जो प्रॉफिट पहले 10,000 कमा रहे थे वो हम लोग का अभी आधा पैसा और 1,000 पॉपुलेशन को मिलेगा, यानी हम लोग के पास कितना प्रॉफिट बचेगा, अभी 9,000 या 8,000 प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ या फूड ग्रेन का प्राइस ग्रोथ हुआ तो जो प्रॉफिट हम लोग पहले से कमाते आ रहे हैं वो प्रॉफिट हम लोग को वेज वालों को देना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद उन्होंने दिया है अदर सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रॉफिट में से कमा रहे, इसके अलावा दूसरे सोर्स क्या है? सबसे पहले इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए यानी लेबर्स इंक्रीज हो जाए तो हम लोग का कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, कैपिटल बढ़ सकता है। लेकिन रिचार्डियो ने एक चीज़ गलत की है, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि टेक्नोलॉजी कभी चेंज नहीं होगा, जबकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो टेक्नोलॉजी। दिन ब दिन हम लोग भी देख रहे हैं हर साल या हर मंथ में कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है और लोग उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। और रिचार्डियन ये मानते हैं टेक्नोलॉजी का हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगी, अगर लेबर इंक्रीज हो गया तो हम लोग का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, तो ये चीज़ गलत भी हो रही है। सेकेंड, taxes are an important source of capital accumulation for the government. Ricciardo believed that the taxes should be levied only to reduce the consumption. Otherwise, imposition of taxes will simply transfer the resources from capitalist, landlord, and labor to the government. However, taxes affect the investment adversely. So, as the taxes reduce income, profit, and capital accumulation, Ricciardo does not favor them. रिचार्डियो ये मानते हैं कि हम लोग का टैक्सेस जो है हम लोग गवर्नमेंट पे पे करते हैं, यानी जो हम लोग को इन्वेस्टमेंट मिलने वाली थी वो गवर्नमेंट को मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर टैक्सेस इंक्रीज हो गया तो हम लोग का पैसा वो टैक्स में भी जाएगा, तो हम लोग को नुकसान होने से रहा। फिर थर्ड हम लोग का है फ्री ट्रेड। Free trade is an important factor of economic development of the nation. The falling profit rate may be changed by importing food grains. Import of food grain will also help in holding their prices at the lower level. It will thus help in keeping the wage rate at low, which will increase the profit after rate, leading to the acceleration in the process of capital accumulation. रिचार्डियो ये मानते हैं कि अगर हम लोग को कोई फूड ग्रेन हमारे यहाँ पे देखेंगे और बाहर की कंट्री में देखेंगे, अगर बाहर की कंट्री से वो फूड ग्रेन सस्ता मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वो सामान को इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे कोई चीज़ अगर सस्ते में मिलने लग गई तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है वो जिनके प्राइजेस काफ़ी हाई है वो इनडायरेक्टली प्राइजेस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस तरीके से हम प्राइस को कंट्रोल करके रख सकते हैं और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मेनटेन करके रख सकते हैं। अब ये हम लोग का हो गया रिचार्डियन थियरी का एक्सप्लेनेशन, यानी उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई है, किस तरीके से कैपिटल को फॉर्म करना है वो बताया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रिटिज्म क्या है, रिचार्डियन की थियरी क्यों फेल हो गई, जिसकी वजह से रिचार्डियन को मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया। इसका सबसे पहले है निग्लेक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम लोगों ने सबसे पहले पीछे में पॉइंट पढ़ा कि रिचार्डियन की थियरी में हमेशा ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, जबकि ये गलत है। हर बार टेक्नोलॉजी चेंज होती है और लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, तो इसकी वजह से रिचार्डियन की थियरी सबसे पहले क्रिटिसाइज हो रही है। सेकेंड, रॉन्ग नोशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट। रिचार्डियन बोलते हैं कि हमारा एक स्टेट ऐसा आता है कि जहाँ पे हम लोग एकदम स्टेशनरी हो जाते हैं कि इसके बाद ना डेवलपमेंट ऊपर होगा ना नीचे होगा, कंटिन्यू अभी इसी स्टेज पे रहेगा। ये गलत है। अगर समझो डेवलपमेंट डिक्रीज, अगर हम लोग का कोई वेज कम कर रहे हैं या हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक स्टेगनेंट स्टेज पे वो कम हो सकते हैं, चांसेस है। थर्ड, अनरियलिस्टिक नोटेशन अबाउट पॉपुलेशन। रिचार्डन ने ये बताया कि पॉपुलेशन ग्रो होगा तो पॉपुलेशन के साथ लेबर का सप्लाई भी ग्रोथ होगा, लेबर का सप्लाई ग्रो होगा तो वेज रेट भी ग्रो होगा, और वेज रेट ग्रो होगा तो प्रॉफिट ग्रो होगा। ये इनडायरेक्टली वो मतलब बता रहे हैं कि ये चेन कंटिन्यू चलता जाएगा, जबकि ये चीज़ गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो पैदा हुआ है वो सिर्फ अपने ज़मीन पे ही ध्यान दे, अपने एग्रीकल्चर पे ही ध्यान दे। वो चाहे तो वो मॉडर्न कंसेप्ट में भी आ सकता है, वो इंडस्ट्रीज में भी जा सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं जो ग्रो हुआ है तो वो वहीं पे अपने ज़मीन गाड़ के अपना फार्मिंग करे या अपना वेज रेट मांगे। ओके, फोर्थ है इम्प्रैक्टिसिबल लेजीलेस फेयर पॉलिसी। हम लोगों ने लास्ट टाइम ने पढ़ा था कि जहाँ पे हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट इंटरप्ट ना करे तो बहुत अच्छा। सेम चीज़ रिचार्डियो ने भी बोला है कि गवर्नमेंट इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। तो ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जहाँ पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है वहाँ पे गवर्नमेंट प्लेस होती है, भले ही गवर्नमेंट का 30% शेयर क्यों ना हो, वो काम करेगी ही करेगी।
फिफ्थ दिया हुआ है निगलेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। रिचार्डियन ने इंस्टीट्यूशनल फैक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, जो कि थियोरी में सबसे आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 डिस्ट्रीब्यूशन रेदर देन ग्रोथ थियरी। रिचार्डियन की थियरी सिर्फ बताती है कि पैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो ये नहीं बता रही कि हमको किस तरीके से ग्रो होना है। तो ये ग्रोथ तो हम लोग को दे नहीं रहा, तो हम लोग को इसका कंसेप्ट काम ही नहीं आएगा। 7 लैंड ऑल्सो प्रोड्यूस गुड्स अदर देन फूड ग्रेन। सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा था कि ज़मीन सिर्फ फूड ग्रेन्स पैदा करने के काम आती है, तो ये गलत है। कभी कभार ऐसे ज़मीन रहती है जो फूड ग्रेन के अलावा भी काफ़ी चीज़ दे के आ जाती है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कैश क्रॉप्स ग्रोन कर सकते हैं, या हम लोग को कुछ और नई चीज़ करनी है तो हम वो नई चीज़ कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर ज़मीन सिर्फ फूड ग्रेन्स के ही काम आए। 8 नो कॉन्स्टेंट कोरिलेशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। यहाँ पे कोई कोरिलेशनशिप उन्होंने नहीं बताया कैपिटल और लेबर के बीच में। 9 निगलेक्ट द इंटरेस्ट रेट। इन्होंने इंटरेस्ट रेट को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया। डेफिनेटली हम लोग अब आरबीआई वगैरह की चीज़ें पढ़ते हैं तो हमको पता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा सब चीज़ महंगी हो जाएगी, जबकि रिचार्डियन के कंसेप्ट में कहीं भी हम लोग का इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसकी वजह से भी इनकी थियोरी क्रिटिसाइज हो रही है। 10th स्टैटिक मॉडल। प्रोफेसर हिक बोलते हैं कि रिचार्डियो की थियोरी जो है वो स्टैटिक मॉडल है, जो सिर्फ एक डायनेमिक मतलब वो डेवलपमेंट नहीं बता रहा, वो सिर्फ इस तरीके से बता रहा है कि पैसे है तो पैसे किस तरीके से बंटवारे हो रहे हैं बस, और उसके अलावा डेवलप हम लोग को किस तरीके से करना है वो नहीं बता रहा। इसकी वजह से भी रिचार्डियन की थियोरी क्रिटिसाइज हो रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्रिटिज्म पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक है, बोर हो गए थोड़ा सा और सुन लो, लास्ट टॉपिक है, ख़त्म हो गया। रिचार्डियन थियोरी एंड अंडर डेवलप कंट्रीज। ओके, अब इतने सारे क्रिटिज्म हम लोग ने पढ़े, फिर भी रिचार्डियन की थियोरी आज यूज हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग को पता चल रहा है कि लेबर सप्लाई कितने हैं, कितने लोग काम करना चाहते हैं और कितना वेज डिपेंड हो रहा है। तो अंडर डेवलप कंट्री में मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट अभी भी हुआ नहीं, तो वहाँ पे रिचार्डियन की थियोरी थोड़ी बहुत यूज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, और कभी न कभार काम भी आ जाती है। इसकी वजह से रिचार्डियन की थियोरी को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया है, उसको यूज़ तो थोड़ा बहुत कर ही रहे। तो दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ा। लास्ट टाइम हम लोगों ने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा, आज हम लोगों ने रिचार्ड के बारे में पढ़ा। तो इसमें हम लोग का ये दोनों थियोरी जो है वो क्लासिकल थियोरी है, जो सबसे पुरानी थियोरी थी, आज भी चल रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अब उसके बाद हम लोग अगर पढ़ेंगे तो न्यू कंसेप्ट आएंगे, जो अभी आज के टाइम पे थियोरीज चल रही है, कुछ नए इकोनॉमिस्ट है उनके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उनकी वीडियो देखेंगे कि वो थियोरी क्या बताती है। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।